Hello everyone, I am Dolly Sharma and welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes. Today I will going to discuss about chapter number 9 Force and Laws of Motion of class 9 Science. Okay, तो हमने इससे जो पहले वाली वीडियोस थी उसमें हमने पढ़ा था कि फोर्स क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में. तो लॉज ऑफ मोशन को करने से पहले हम सबसे पहले गैलीलियो गैलीली के बारे में पढ़ेंगे. जो गैलीलियो गैली थे उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था. उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूव्स कॉन्टिन्यूसली व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टेड अपॉन इट. यानी कि जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे. कब तक वो मूव करेंगे? जब तक कि उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे. यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स का मतलब वो एक्सटर्नल फोर्स किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हो सकता है, कोई पर्सन लगाए या फिर फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो अगर जब तक कि उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मूव ही करते रहेंगे. यानी वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेंगे. तो उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए अपना कुछ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया. तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था मैं अभी आपको बताती हूँ. चलो हम डिस्कस करते हैं गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट. तो इसके लिए गैलीलियो ने दो इंक्लाइंड प्लेन चूज़ किए. जैसे कि हमारे पास ये था कि ये दो इंक्लाइंड प्लेन चूज़ किए. तो जब ये दो इंक्लाइंड चूज़ करे तो उन्होंने ये बोला कि ये जो दोनों प्लेन हैं, ये जो दोनों प्लेन है इनका जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है. यानी कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है. ठीक है, तो फ्रिक्शन वर्ड का मतलब क्या था? फ्रिक्शन वर्ड का मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन ना होने का मतलब कोई भी एक एजेंसी ऐसी ना हो कि जो इनके ऊपर क्या करे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए. फ्रिक्शन का मतलब वो होता है कि जो मोशन का अपोज करते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को अपोज करते हैं, तो ये फ्रिक्शन होता है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मार्बल लिया. ठीक है, उस मार्बल को एक इंक्लाइंड प्लेन से, इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ गिराया. तो उन्होंने देखा कि जब ये इंक्लाइंड प्लेन नीचे की तरफ गिरा तो उसने एक वेलोसिटी अटेन करी. तो उस वेलोसिटी को अटेन करता हुआ वो एकदम से दूसरे 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 इंक्लाइंड प्लेन पे उसी सेम हाइट पर गया जिस सेम हाइट से उसको गिराया गया. ठीक है, तो उन्होंने ये तभी हुआ जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं था. क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इसका मतलब जो इस मार्बल के मोशन को रोक रही है, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो इसीलिए पहले ही बोला गया कि गैलीलियो ने कि जो सरफेस है, जिस सरफेस पे दो इंक्लाइंड प्लेन भी है, ठीक है, ये दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस है. ठीक है, तो इसीलिए मार्बल को जिस हाइट से गिराया गया उसने नीचे आकर उसी सेम हाइट को एक्वायर किया. ठीक है, आगे सेकंड उसने क्या किया, फिर उसने एक इंक्लाइंड प्लेन जो था इसका एलिवेशन को थोड़ा डिक्रीज कर दिया. ठीक है, तो क्या हुआ, फिर एक मार्बल को उसने इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ गिराया. जैसे वो नीचे की तरफ आया उसने एक वेलोसिटी अटेन करी और फिर एकदम से वो उसी दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर गया और उसने उतनी ही हाइट एक्वायर करी जितनी हाइट से उसे गिराया गया था. लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ, उसने सेम हाइट को एक्वायर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को क्या किया, ट्रैवल किया. ठीक है, लेकिन गया उसी सेम हाइट पर ही. फिर गैलीलियो ने अपने थर्ड पार्ट में क्या किया कि उसने जो दो इंक्लाइंड प्लेन पहले लिए थे, अब उसने दो इंक्लाइंड में से एक इंक्लाइंड की जो एलिवेशन है उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया. यानी उसको ख़त्म कर दिया, उसको स्ट्रेट बना दिया. तो उसने क्या किया, तो उसने देखा जब उसने एक इंक्लाइंड प्लेन से मार्बल को नीचे की तरफ गिराया तो जैसे नीचे गिरते ही उसने एक वेलोसिटी अटेन करी और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करता चला गया आगे की तरफ मार्बल. तो उन्होंने यहाँ से ये कंक्लूड निकाला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा. कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो. ठीक है, तभी उन्होंने यहाँ पर फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया था. ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ से ये जो इनकी अप्रोच थी ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और न्यूटन ने फिर इसी अप्रोच को और स्टडी किया और उन्होंने अपने 3 लॉज दिए. तो हम सबसे पहले न्यूटन के फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं. न्यूटन्स के 3 लॉज थे, हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until and unless any external force is applied on it. उन्होंने बोला कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है
अगर वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो कॉन्टिन्यूसली वो उसी स्टेट में रहेगा कब तक कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये जो एक्सटर्नल फोर्स का यहाँ मतलब है, ये कोई भी फोर्स हो सकता है, कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी हो सकता है, किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है। ठीक है, तो आइए इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो देखिए, जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल रिमेन्स एट रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जैसे कि एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर अगर मैंने एक बुक रखी हुई है, ये बुक अगर रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे कि मैंने ये पेन रख दिया इस कॉपी के ऊपर, इस नोटबुक के ऊपर अगर ये पेन रखा है, अब ये पेन रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स यानी अपने हाथ से इसको पेन को उठाती हूँ, इसका मतलब मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नली, तभी इस जो पेन ने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज किया और वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, है ना। ठीक है, तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अगर हम किसी बॉल को किक करते हैं तो जो बॉल है वो सरफेस में मूव कर रही है, अभी कॉन्टिन्यूसली मूव ही करती रहेगी। ठीक है, कब तक? जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, कि अगर किसी बॉडी को आप रोल करते हैं, अगर आप किसी की बॉल को अगर किक किया, वो रोल करती रहेगी, देखा कि स्टॉप हो गई। स्टॉप कब हुई? क्योंकि यहाँ पर जिस सरफेस के ऊपर आप इसको मूव करा रहे हो, रोल करा रहे हो इस बॉल को, तो उस सरफेस ने इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाया जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जिसने इस बॉल को क्या कर दिया, इसके मोशन को स्टॉप कर दिया। अगर यहाँ पे ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होता, मतलब कोई भी फ्रिक्शन ना हो यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होता, तो ये बॉडी क्या होती, कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगा, जिसकी वजह से ये बॉडी क्या होगी, ये बॉल क्या होगी, स्टॉप होगी। तो इस तरीके से न्यूटन फर्स्ट लॉ बताया गया था। जैसे कि अगर हम एवरीडे लाइफ में देखें, हम मूव करते हैं, हम चलते हैं, हम वॉक करते हैं, तो हम कॉन्टिन्यूसली वॉक ही करते रहेंगे अगर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर अप्लाई ना हो। लेकिन जब हम मूव करते हैं तो जिस सरफेस के ऊपर हम वॉक कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, तो वो सरफेस हमारे मोशन को अपोज करता है, यानी एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, चल पाते हैं, और उसके बाद उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से फिर हमारी बॉडी कुछ टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, तो यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि it states that every object continues to be in a state of rest or of uniform motion in a straight line until and unless any external force is applied on it। तो आज हम इस वीडियो में न्यूटन के फर्स्ट लॉ और गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, और उन्होंने क्या बोला, क्या कहा, हमने ये देखा। तो नेक्स्ट पार्ट में अब ये जो वीडियो है, हम यहाँ इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के अदर्स लॉ, और साथ ही साथ इनर्शिया की, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। तो इनर्शिया क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।